हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना। चैप्टर 3 का हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने पार्ट 1 देखा था, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, है ना। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि जो मेटल एंड नॉन मेटल उसमें डिफरेंस क्या होता है उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा हुआ था। अब क्या करेंगे, मेटल और नॉन मेटल का जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, जैसे कंबशंस हो गया, जैसे H2O के साथ रिएक्शन हुआ, इन सारी बातों को यहाँ पे हम देखेंगे। तो जरा आप देखिए ध्यान से, मैं बता दूं आपको। जैसे पहला हम रिएक्शन देखेंगे मेटल और नॉन मेटल का कंबशन, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो आप हेडिंग लगा लीजिए आप, कंबशन ऑफ मेटल, यानी मेटल्स कर लीजिए आप, धातुओं का दहन, धातुओं का दहन, कंबशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। उसमें जरा देखिए आप, हम करते क्या है, कोई भी सा मेटल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एम का मतलब हो गया मेटल। मेटल का रिएक्शन, कंबशन मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, है ना, यानी जलाना किसी भी चीज को। तो यानी ये बनेगा मेटल ऑक्साइड। क्या बन के आएगा, मेटल ऑक्साइड। यानी हमने अगर धातु लिया, किसी धातु का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन गैस के साथ करवा दिया, तो यहां पे बन जाता है धातु ऑक्साइड। यहां पे हमारा बन के आ जाता है धातु ऑक्साइड। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, जैसे हमने ले लिया सोडियम, है ना, सोडियम का रिएक्शन हमने करवा दिया ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पे बन के आ जाता है Na2O, है ना। इसको बैलेंस कर लेते हैं जरा, यहाँ पे 2 लगा लीजिए आप, और यहाँ पे आप 4 लगा लीजिए, ठीक है। बैलेंस हो गया ये रिएक्शन। इसी तरीके से अब देखिए आप, हमने मेटल लिया था सोडियम, सोडियम का रिएक्शन हमने करवाया ऑक्सीजन के साथ, जो हमारा बन गया है क्या, सोडियम ऑक्साइड, है ना, धातु ऑक्साइड। दूसरा हम रिएक्शन दिखाते हैं आपको, जैसे इसी तरीके से ले लेते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर हम कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, यानी इसको जब जलाएंगे ना, तो क्या बन के आएगा आपका Al2O3। इसको जरा बैलेंस, इसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। जरा इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे लगा लेते हैं आपका 4। क्या आप समझ पा रहे थे इन बातों को। मैंने क्या बताया, जब किसी मेटल को आप जलाओगे, यानी उसका कंबशन करोगे, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, तो मेटल का क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। जनरली यही होता है। समझ पाए थे इन बातों को, ठीक है। आगे जरा एक बात और मैं समझाता हूँ। क्या ये जो हमने मेटल का ऑक्साइड जैसे हमने बनाया हुआ है यहाँ पर, इसको क्या करें, जरा हम पानी में डालते हैं तब क्या होता है, जरा देखिए आप ध्यान से। ये मेटल का ऑक्साइड बना हुआ, इसको हम जरा पानी में डाल दें तो क्या होगा, ध्यान से आप देखो जरा, है ना। यहाँ पे बनेगा बेस, उसके साथ साथ निकल के आएगी हाइड्रोजन गैस। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब कोई मेटल ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन के आएगा आपका, है ना, बेस बनेगा, और क्या, हाइड्रोजन गैस निकल के बाहर आएगी। क्या आप इतनी बातों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसको आप जरा उतार लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका भी करवा सकते हैं, सबका करवा सकते हैं, ठीक है भाई। बेस बन के आएगा यहाँ पे, ये क्षार है, यानी बेस इसको हम बोलते हैं। उतारिए आप, ठीक है, मैं हटाता हूं इसको। इसी तरीके से अगर हम बात करें, आपने सुना होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नाम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, जरा मैं समझाता हूं आपको। उभयधर्मी का मतलब क्या होगा, आपने उभयचर नाम सुना होगा। उभयचर यानी मेढक को सुना होगा ना, मेढक पानी में भी रहता है और जमीन में यानी मिट्टी पे भी रहता है, दोनों जगह पे रहता है। इसी तरीके से ये है, जरा इनको समझना उसी तरीके से। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या हमने एग्जांपल लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। ये जो होता है एसिड से भी रिएक्शन करता है, और किसके साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। एसिड के साथ तो रिएक्शन करता ही करता है, और बेस के साथ रिएक्शन करता है। कहने का सेंस ये हुआ, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्शन करते हो, यानी अभिक्रिया करते हो, और किससे करते हो, बेस से भी रिएक्शन करते हो। मैं भी अभी लिखवा दूंगा आपको। देखिए रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे AlCl3 बन के आता है, प्लस पानी निकल के बाहर आ जाता है। यहाँ पे बनता है आपका Na
AlO2 प्लस यहाँ पे पानी निकल के बाहर आ जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? इसको बैलेंस आप कर लेना, ठीक है। इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। और ये आप जानते ही पानी है, इसका नाम एल्यूमिनियम क्लोराइड है। एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ठीक है। तो इसके बारे में जो लिखना है मैं यहाँ पे चीजों को लिख देता हूं एक बार ऊपर, यहाँ पर है ना। द मेटल ऑक्साइड दैट रिएक्ट्स विथ बोथ acid and base to form salt and water। ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। उतारिए आप। यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। देख लीजिए आप। अब यहाँ पे कुछ बातें जो है हमें नोट करनी पड़ेगी, आप जरा देखें वो बातें क्या हैं। आशा करता हूँ मैं आप थोड़ी बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बातें करते हैं, जैसे कुछ नोट बना के आप लिख सकते हैं। जैसे आपने सोडियम और पोटेशियम का नाम सुना होगा, है ना। इनको थोड़ा सा पानी में डालेंगे ना, यानी एयर के संपर्क में लाएंगे ना, इसमें आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है भाई, आग पकड़ लेती है। क्यों, देखिए आप, क्योंकि ये इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, अभिक्रियाशीलता ज्यादा है, ये बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, पहला पॉइंट नोट करना क्या है आपको, सोडियम और पोटेशियम तेजी से अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, वायु अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ करेंगे, ये वायु और जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करेंगे, है ना, ठीक है। इनको पता है अभिक्रिया ना करें, इसके लिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कि किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये तेजी से अभिक्रियाशील होते हैं, है ना, ये आग लगा देते हैं। दूसरी चीज आप देखिए, जैसे एल्यूमिनियम की बात करूं मैं, जैसे लेड की बात करूं मैं, जैसे जिंक की बात करूं मैं, है ना, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो इनके ऊपर एक पतली सी परत बन जाती है, ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है ना। ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो इनके ऊपर ऑक्साइड के पतली परत बन जाती है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, ठीक है, उतारिए। देखिए तीसरी बात क्या है, कॉपर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम, कॉपर की बात करें, तो कॉपर वाले केस में क्या होता है, इसका तो दहन होता नहीं, यानी इसको जलाया नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम इसको गर्म कर दें, है ना, तो यहां पर लिख लीजिए, गर्म कॉपर के ऊपर काली परत बन जाती है, यानी ब्लैक सी लेयर बन जाती है। चौथी बात, अगर मैं आयरन की बात करूं, यानी लोहे की बात करूं, लोहे का भी दहन नहीं होता, यानी लोहा भी जलता नहीं है। लेकिन अगर लोहे का चूड़ ले लें हम, लोहे का चूड़ ले लें तो ये जलने लगता है। आयरन यानी Fe का चूड़ आग के साथ, यानी कंबशन करने पर जलने लगता है। चौथी बात, Ag की बात कर लो आप, Au की, यानी चांदी और सोना की बात कर लो। ये बहुत ही ज्यादा तापमान हो चाहे कुछ भी हो, रिएक्शन करते ही नहीं है, समझ गए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इन सारी बातों को ध्यान से देखो। यानी जो चांदी और सोना होता है ना, वो ऑक्सीजन से क्रिया ही नहीं करता है,
क्या आप समझ पाए इतनी बातों को? तो नोट को आप नोट उतार लीजिए आप। ठीक है, मैं इसको हटाता हूं। अगली हेडिंग लगाइए आप, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर यानी धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, इसमें देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने एक सिंपल से एग्जांपल लिया सोडियम का, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा दें भाई? जल के साथ करवा दें, तब क्या होगा बताइए आप लोग, क्या हो सकता है यहाँ पे? क्या बन सकता है, गेस करिए जरा आप। देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर बेस बनता है, क्योंकि आपको पता है ना ये ज्यादा ही अभिक्रियाशील पदार्थ होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, और हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसके साथ साथ एनर्जी भी निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है, ऊर्जा भी निकलती है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे भी वही बात है, बेस बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और निकलेगी हाइड्रोजन गैस, उसके साथ साथ एनर्जी भी निकलती है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ठीक, उतारते जाइए आप। तो यहाँ पे एक बेसिक से बात लिख देता हूं मैं, इन दोनों का केस जो होता है, यानी चलिए आप स्पेशली इनको उतारिए, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, मैं इसका हटाता हूं। देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पे एल्युमिनियम का रिएक्शन वाटर के साथ करवाएं तब क्या बनेगा? यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे देखिए बेस नहीं बन रहा है, ध्यान आप दे रहे हैं। पिछले रिएक्शन में देखा था हमने, यहाँ पे बेस बन रहा था सोडियम और पोटेशियम के केस में, लेकिन एल्युमिनियम के केस में यहाँ पे बेस नहीं, यहाँ पे ऑक्साइड बनेगा और H2 गैस निकलेगी, और यहाँ पे एनर्जी भी नहीं निकलती है। समझ पा रहे इतनी बात? इनकी रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम होती है। इसी तरीके से अगर मैं जिंक की बात करूं, यहाँ पे बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको आप बैलेंस करते जाना रिएक्शंस को, ठीक है? ये दोनों रिएक्शन आप ध्यान से देखो। चलिए मैं इसको हटाता हूं। अब अगली हेडिंग लगा लीजिए आप, रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ एसिड। धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, एसिड के साथ जरा रिएक्शन करवाते तब क्या होता है, आप जरा ध्यान से देखें। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना। एल्यूमिनियम ले लिया हमने, एक मेटल ले लिया, कौन सा? एल्यूमिनियम। इसका रिएक्शन अगर हम करवा दें HCl के साथ तो क्या बन के आएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस यहाँ पे निकल के आ जाएगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल के बाहर आ जाएगी। इसको आप बैलेंस कर लेना, या मैं कर देता हूं बैलेंस। यहाँ पे आप कर लो, यहाँ पे आप कर सकते हो 6 कर लीजिए आप, है ना, और यहाँ पे 3 कर लीजिए, और 6 का यहाँ पे 2 कर लीजिए, और यहाँ पे 2 कर लीजिए। ये रहा बैलेंस रिएक्शन। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आयरन की, इसका रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमें एसिड लेना है वो लेना है भाई डाइल्यूट एसिड, तनु अम्ल लेना है। इतनी बात का आप ध्यान रखना, है ना, डाइल्यूट एसिड लेना है। इस बात का खास ध्यान रखना, आप डाइल्यूट एसिड लेना है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग लेंगे तो स्ट्रॉन्ग लेने पे वहां पे वाटर भी बनने का चांस होता है, ठीक है। देखिए आप, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं FeCl2 या FeCl3 भी बनता है किसी किसी केस में, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। बैलेंस भी करते रहिए। FeCl3 वैसे बनाइए आप, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं बात करता हूँ Fe हो गया, कॉपर की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। HCl के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ, CuCl2 बनता है और ये बन के आ जाता है, ठीक है। इसको नोट करिए आप।
एक चीज और जरा मैं आपको समझाना चाहता हूं यहाँ पे। आपने इसका नाम सुना होगा HNO3 का, इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक अम्ल इसका नाम है। जरा आप इसके बारे में थोड़ा सी बातें समझिएगा। आपको यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहा होगा, तो जरा देखते हैं होता क्या है। अगर हम किसी मेटल का रिएक्शन करवाते हैं HNO3 के साथ, तो ठीक है, देखिए आप जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके अलावा क्या क्या बन के आता है। यहाँ पे मेटल का नाइट्रेट बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। यहाँ पे वाटर बनने का कोई चांस ही नहीं होता है। आप समझ पा रहे थे नहीं बातों को? वाटर बनने का कोई चांस नहीं होता है, ये ऑक्साइड बना लेता है। यहाँ पर समझ पा रहे थे नहीं बातों को? तो यानी जो मेटल होता है, अगर किसी HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल का नाइट्रेट बन के आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी यहाँ पे। ठीक है भाई, उतारिए आप। मैं इसको हटाता हूं। अगली रिएक्शन आप लिखें, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्ट। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्ट यानी धात्विक लवणों के साथ धातु की अभिक्रिया। ठीक है, मैंने पिछले चैप्टर्स में यानी एसिड बेस में भी इसका जिक्र मैंने किया हुआ था, तो एक बार फिर मैं यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए मैं जिक्र कर देता हूँ इसका। देखिए, जैसे एल्यूमिनियम ले लिया मैंने और CuCl2 ले लिया। ये मेटल है, ये मेटल का सॉल्ट है यानी कॉपर क्लोराइड है, और ये क्या है? एल्यूमिनियम है, ये कॉपर क्लोराइड है ना भाई? देखिए जरा ध्यान से क्या बन रहा है, AlCl3 बनता है और कॉपर निकल के बाहर चला जाता है। इसको मैं एक बार बैलेंस कर देता हूँ। यहाँ पे लगा लीजिए आप 3 और यहाँ पे लगा लीजिए आप 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लगा लीजिए। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब कोई मेटल किसी मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसकी थोड़ी सी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ये करता क्या है, इसको मार के यहाँ से भगा देता है। अब देखो ये निकल के बाहर चला गया और एल्यूमिनियम जो होता है क्लोराइड के साथ जुड़ जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से एक रिएक्शन मैं और आपके सामने पेश करूं, देखो जरा आप ध्यान से। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाता हूं AlCl3 के साथ, तो MgCl2 बनता है और Al यहाँ से निकल के भाग जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो इस वाले केस में Al जुड़ रहा था। देखिए होता क्या है, इसकी कम रिएक्टिविटी होती है इसकी अपेक्षा, है ना, और इसकी रिएक्टिविटी कम होती है इसकी अपेक्षा, है ना। अभी मैं रिएक्टिविटी सीरीज आपको जब बताऊंगा तो आपको दिखाऊंगा वहां पे, तो आप समझ पा रहे हैं इतनी बातों को, रिएक्शन किस प्रकार से हो रहा है। तो ठीक है, उतारिए, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। हटाओ मैं इसको, देखिए आप। अब हेडिंग लगा लीजिए आप, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। देखिए यानी सक्रियता श्रेणी, नाम तो सबने सुना होगा रिएक्टिविटी सीरीज का। यानी सक्रियता श्रेणी होती क्या, मैं जरा इसके बारे में बात कर दूं। देखिए एक प्रकार की लिस्ट होती है। क्या होती है भाई? लिस्ट होती है। लिस्ट में क्या होगा, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा उसको सबसे ऊपर, जो उससे कम होगा उसके नीचे। ऐसे धीरे धीरे हम क्या करते हैं, रिएक्टिविटी के ऑर्डर में यानी घटते हुए क्रम में उसको हम व्यवस्थित करते हैं। तो जो हमें लिस्ट यानी सूची जो प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं। अच्छा एक बार आप हेडिंग लगा लो, फिर बता देता हूं मैं। लिखिए आप, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी सक्रियता, अभिक्रियाशीलता, यहां पर लिखना सक्रियता नहीं, उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में
रखते हैं, है ना। द लिस्ट इन विच metals are kept in decreasing order of metals, यहाँ पे होगा decreasing order of their reactivity। ठीक है, उतारिए, फिर मैं आप दिखाता हूँ, देखिए जरा ध्यान से। सक्रियता श्रेणी में बनाता हूं, आप जरा ध्यान से देखना। सबसे ऊपर जो आता है हमारा वो होता है पोटेशियम, उसके नीचे आता है सोडियम, ठीक है। सोडियम के बाद आपका आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, जिंक के बाद आता है आपका लोहा, है ना, फिर आता है आपका लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक है। Hg यानी पारा, Ag यानी चांदी, फिर आता है Au। Au का मतलब होता है गोल्ड। ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें देखिए आप, नाम मैं लिख देता हूं, जैसे यहां पे लिख दूं इस तरफ नाम सबका, जैसे इसका नाम है सोना यानी गोल्ड है, ये आपका सिल्वर है, ये आपका मरकरी है, ये आपका कॉपर है, कॉपर मतलब होता है तांबा, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका लेड है, ये आपका आयरन है, ये आपका जिंक है, ये आपका एल्यूमिनियम है, ये आपका मैग्नीशियम है, ये दूसरा आपका कैल्शियम है, सोडियम है, ये आपका पोटेशियम है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर यानी पारा, चांदी और सोना, इस तरीके से होता है ना। अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम नीचे की तरफ, अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी सबसे अच्छा जो मिडल में होगा, है ना, हाई रिएक्टिव होता है। ये ऊपर वाला जो होता है हाई रिएक्टिव, है ना। यहाँ पे जो होते हैं वो सबसे लो रिएक्टिव होते हैं। किसी किसी में आप देखोगे रिएक्शन ही नहीं करते हैं, लो रिएक्टिव, यानी बहुत ही कम रिएक्शन करते हैं, है ना। तो आपने एक बार थोड़ा सा याद करने का प्रयास कीजिए आप, है ना। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर क्या है भाई आपका जिंक है, फिर लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप इसको याद करेंगे और अच्छे तरीके से इसके बारे में सीखेंगे भी। तो ये जो हमारा था मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 2, यहाँ तक इसको हम रोकते हैं, फिर हम आगे धीरे चीज़ों को लेके बढ़ते हैं। एक पार्ट और आएगा इसका, जिसमें हम मेटल को कहाँ से निकाला जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, इन सारी बातों को देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।